इडियोसिंक्रेसीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, तो इसमें क्या लिखा है कि स्टडी ऑफ इडियोसिंक्रेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू होम्योपैथी। यूजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म इज ओवर सेंसिटिवनेस टू वन फ्यू थिंग। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? ओवर सेंसिटिवनेस होती है एक चीज को लेके या कुछ चीजों को लेके, ठीक है, और इसकी स्टडी करना होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर थर्ड में लिखा है कि इट डज नॉट अप्लाई फॉर जनरल ससेप्टेबिलिटी इन फीबल कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पेशेंट आर ससेप्टेबल टू ऑल थिंग्स, ठीक है, ओवर ससेप्टेबिलिटी और ओवर इम्प्रेस्ड बाय सिंपल अनोयंस। तो यहाँ पे इसमें ये चीज लिखी हुई है कि इडियोसिंक्रेसी को तुम जनरल ससेप्टेबिलिटी मत समझ लेना फीबल कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों की, ठीक है। जो फीबल कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग होते हैं जिनकी ससेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम सी रहती है, वो सबसे ही ससेप्टेबल होते रहते हैं, तो उसको तुम इडियोसिंक्रेसी मत समझना, ऐसा लिखा है। इट डज नॉट अप्लाई टू द जनरल ससेप्टेबिलिटी इन फीबल कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पेशेंट आर ससेप्टेबल टू ऑल थिंग्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखा है इन ओल्ड स्कूल इडियोसिंक्रेसी जो है वो क्या कहते हैं कि पेशेंट रिलेट टू सर्टेन पेशेंट हु आर नोन एज ओवर सेंसिटिव। The homeopath recognize a wide range in susceptibility including thing that the allopath तो होम्योपैथ जो है वो ससेप्टेबिलिटी को मानते हैं और एलोपैथ जो है वो ससेप्टेबिलिटी इडियोसिंक्रेसी को नहीं मानते। तो केंट बोलते हैं कि दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इडियोसिंक्रेसी एक्यूट मियाज्म की वजह से, क्रॉनिक वाली क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कुछ लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्मेल ऑफ द फ्लावर को बियर नहीं कर सकते, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर ओवर सेंसिटिव होते हैं वो, और इस तरह ओवर सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लेन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द रेमेडी दैट विल क्योर। तो इस तरीके से हम फिर उसकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अपनी रेमेडी देते हैं और वो क्योर करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने और एक टाइप बताया कि एक्वायर्ड इडियोसिंक्रेसी होती है, जो कि दो टाइप की और होती है, एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है कंजेनाइटल, जो कि बॉर्न वाले पेशेंट होते हैं इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। तो कंजेनाइटल 11th पॉइंट लिखा है कि दोज दैट आर कंजेनाइटल दैट कम फ्रॉम द पॉइजन आर मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि वो कंजेनाइटल बाय बर्थ प्रेजेंट है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। व्हेन वन इज बॉर्न विद दिस सेंसिटिविटी इट इज वेरी टेनिशियस और वो परसिस्ट करता रहेगा इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर वो इरेडिकेट हो गया तो हमें एक एंटीसोरिक रेमेडी देनी पड़ेगी एट द बॉटम ऑफ इट। उसके बाद फिर लिखा है कि द पर्सन हु आर सेंसिटिव नॉट टू वन और फ्यू थिंग बट टू ऑल थिंग, ओवर सेंसिटिव टू हाइपोटेंसी, ओवर सेंसिटिव इन टेस्ट, लाइट, मेनी अदर थिंग, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड पेशेंट इज बॉर्न विद इट। तो अगर कोई पेशेंट है और जो कि वो सारी चीजों से ओवर सेंसिटिव है, लाइट, नॉइज, ठीक है, हाइपोटेंसी को लेके भी ओवर सेंसिटिव है, तो वो उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है और वो उसी से बॉर्न हुआ है, ठीक है। उसकी टेंडेंसी कि बचपन से ही वो सेंसिटिव रहा है, ठीक है। होम्योपैथी जो है, होम्योपैथिसिटी इज द रिलेशन बिटवीन द होम्योपैथिक रेमेडी and the patient who has been cured. When the homeopathic remedy has acted properly, when it has cured the patient, it has demonstrated that it was homeopathic related to case. तो ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं होम्योपैथिसिटी क्या होती है। होम्योपैथिसिटी मतलब होता है कि होम्योपैथिक रेमेडी तुमने दी पेशेंट में और वो उसने होम्योपैथिकली क्योर कर दिया पेशेंट को, ठीक है, उसने होम्योपैथिकली क्योर कर दिया पेशेंट को होम्योपैथिक रेमेडी ने। तो इस रिलेशनशिप ऑफ क्योर विद द होम्योपैथिक रेमेडी, इसको हम कहते हैं होम्योपैथिसिटी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है 15th पॉइंट में कि जो स्टेट इज एग्जैजरेटेड वेयर द पेशेंट इज ओवर सेंसिटिव टू क्यूरेटिव रेमेडी and it not only establish a curative relation but before curing produce an exaggerated of symptom of the patient if there were no state of susceptibility। तो यहाँ पे फिर एक important लाइन लिखी है इडियोसिंक्रेसी में कि अगर पेशेंट के अंदर ससेप्टेबिलिटी ही नहीं होती तो पेशेंट जो है वो इडियोसिंक्रेटिक ही नहीं होता और ना ही होम्योपैथी होती, ठीक है, और ना ही क्योर होता, ना ही कुछ होता, ना ही डिजीज होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ देयर वर नो स्टेट ऑफ ससेप्टेबिलिटी, no such condition as idiosyncrasy, there would be no homeopathy. If there were no susceptibility, there would be no sickness and no need of homeopathy। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर susceptibility ही नहीं है किसी पेशेंट में तो sickness भी नहीं होगी, तो अगर sickness नहीं है तो तुम्हें दवाई देने की भी क्या ही जरूरत है। तो इस तरीके से लिखा है। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है any substance capable of impressing itself upon the economy of man is sufficient to cause death or to create a disorder may be called as poison। तो poison की फिर डेफिनेशन यहाँ पे दी है। poison क्या होता है कि कोई सा भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केपेबल है मैन के हेल्थ को डिसऑर्डर में लाने के लिए, डिसऑर्डर इन द इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए और डेथ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सफिशिएंटली टू कॉज डेथ इन द मैन, ठीक है, और डिसऑर्डर इन द मैन इज कॉल्ड अ पॉइजन। वी मस्ट लुक होम्योपैथी फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर क्योर। लास्ट में उन्होंने बोला है कि होम्योपैथी को हमें प्रोटेक्शन और क्योर दोनों की तरफ यूज करना चाहिए। तो ये इडियोसिंक्रेसी हो गई।